आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मई के बीते हुए दिन के इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएंगे आपको इनसाइट की। और पीडीएफ अगर आपको उनकी चाहिए तो इन्हीं की वेबसाइट के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्लस में अच्छा चलो एक बार पहले टॉपिक बता देता हूँ आप लोगों को। पहला टॉपिक है हमारा गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग्स जो सिटीज़ की हैं। देखो जो भी टॉपिक आपको ऑलरेडी आता हो ना वीडियो देखते हुए उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर दिया करो, इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। मोटिव सारा का सारा टाइम सेव करके और ज़्यादा पढ़ने का है। तो जो आपको टॉपिक पता हो, जो आपको लगता हो कि मे भी नहीं आएगा, वैसे तो इसमें गिवन में से कभी भी कुछ भी आ सकता है, बट स्टिल अगर आपको कुछ आता हो तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कीजिए और अपना नेक्स्ट काम पूरा कीजिए। विजन की जो मंथली कंपाइलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पूरी की पूरी पॉलिटी वाली, आप लोग वो चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर जा कर के, ठीक है। और 2 घंटे की वो वीडियो है, उसके अंदर मैंने अप्रैल के जो पहले जो 6 टॉपिक्स थे, 7 टॉपिक्स थे, उसके अंदर एक 1.3 में एक एक्स्ट्रा भी था। सारे के सारे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और आज मैं होप कर रहा हूँ कि आज मैं इंटरनेशनल रिलेशन वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँ। उसमें आई थिंक 3 या 4 टॉपिक्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो मैंने एक वीडियो बनाई है वो 2 घंटे की बन गई है, उसमें 6-7 टॉपिक्स थे। आई एम थिंकिंग कि मैं या तो 3 टॉपिक की एक वीडियो बनाऊँ या फिर एक 4 टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, ताकि कुछ 1 घंटे तक की वीडियो रहे। 1 घंटे तक की वीडियो ठीक होती है, 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बार बार लोगों को किसी को डाउनलोड भी करनी होती है, किसी का डेटा का भी इशू होता है। तो आई सी मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, 1 घंटे तक की बनाऊँगा, 1 घंटे से ज़्यादा मैं एक्सपेंड नहीं करूँगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को, मुझे बताइएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है उसमें तो प्लीज़। साउंड वगैरह का, वीडियो क्वालिटी वगैरह का सब कुछ मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग की एक लिस्ट आई है सिटीज़ के लिए, उसके बारे में बताएंगे कौन सी सिटी कहाँ पे है। हॉटर ओशियंस स्पॉन सुपर साइक्लोन्स, कैसे साइक्लोन्स बनते हैं सुपर ओशन के हॉट होने पर। इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम क्या है, राजीव गांधी न्याय योजना क्या है, सोलर मिनिमम और ये क्यों हो रहा है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे स्पीशीज इन TATR, रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स एंड व्हाट इज़ नेशनल टेस्ट अभ्यास। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। गार्बेज फ्री रेटिंग्स आई है एक कंट्री में बहुत सारे सिटीज़ के लिए। तो ये कहाँ से आई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज़ किया है? अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री फ़िलहाल किसके अंदर है? हर्षदीप सिंह पुरी जी के अंडर है। ऑल राइट। अच्छा ये एक बात और आपको जान लेना, हमेशा की तरह जो मैं आपको एडवांस बात बताता हूँ, पहले ये मिनिस्ट्री ना वेंकैया नायडू जी के पास थी। ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन जस्ट फॉर जनरल अवेयर्स आपको पता होना चाहिए। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। नायडू जी के पास है। जब नायडू जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो ये वाली जो मिनिस्ट्री है ये हर्षदीप सिंह पुरी जी को दे दी गई थी। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जो उन्होंने 5 स्टार रेटिंग्स दी हैं उसमें। और 5 स्टार रेटिंग्स और 5 स्टार रेटिंग 3 स्टार 2 स्टार 4 स्टार जो भी होते हैं, किसके बेसिस के ऊपर दिए कि किस सिटी के अंदर गार्बेज, कौन सिटी कितनी गार्बेज फ्री है उसके ऊपर है। तो इन्होंने बोला है कि टोटल 141 सिटीज़ को रेट किया गया है। ठीक है, अप्लाई कितनों ने किया था पता है? 1453 सिटीज़ ने अप्लाई किया था, लेकिन कितने को चूज़ किया गया? 141 सिटीज़ को उनकी रेटिंग की गई है, जिसमें से 6 को 5 स्टार मिले हैं, 65 को 3 स्टार मिले हैं और 70 ऐसी सिटीज़ जिनको सिर्फ 1 स्टार मिला है। 6 वो सिटीज़ जिनको 5 स्टार मिले हैं वो कौन सी, ये आपको नाम 5 के याद होने चाहिए 6 के। अंबिकापुर आपको पता ही है छत्तीसगढ़ के अंदर है, सूरत गुजरात में है, राजकोट कहाँ पे है आपको मालूम होना चाहिए, राजकोट है गुजरात में। मैसूरू कहाँ पे है? मैसूरू है कर्नाटक में। इंदौर MP में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए। 65 सिटीज़ के 70 सिटीज़ के नाम तो याद नहीं रखोगे लेकिन 6 के याद रख सकते हो। कहीं घूम के कुछ क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स के अंदर, एक सिटी का नाम रिप्लेस करके दूसरा दे देंगे, बोलेंगे कि क्या ये टॉप लिस्ट में थी, बस आप वहीं चकरा जाओगे। फिर ये वहाँ पे बात कर रहा है जिनको कितनी सिटी वाली है, ये 3 वाली हैं ऊपर जो हैं, जिसमें करनाल हरियाणा में है, नई दिल्ली है, तिरुपति आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में एक सिटी का नाम है, विजयवाड़ा भी आंध्र प्रदेश में है, चंडीगढ़ आपको पता होना चाहिए हरियाणा पंजाब की कैपिटल है, भिलाई नगर जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है, अहमदाबाद गुजरात में है। ये 3 स्टार में थे और कुछ 1 स्टार वाले हैं जैसे कि दिल्ली कैंट, वडोदरा गुजरात में, रोहतक हरियाणा का, ये सब। अब ये इनिशिएटिव है क्या? व्हाट इज़ द स्टार रेटिंग इनिशिएटिव? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2018 के अंदर। इसका जो टारगेट था वो था गार्बेज फ्री स्टेटस अचीव करने के लिए, हाई डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस को हम लोग अचीव करें सिटीज़ के अंदर भी। ये जो प्रोटोकॉल होता है इसमें बेसिकली हम क्या इंक्लूड करते हैं कि नालियों की सफाई कितनी हुई है, वाटर बॉडीज़ लेक्स वगैरह हैं, और मान लो कैनाल वगैरह हैं वहाँ पे कितनी सफाई हैं, प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का डिमोलिशन हो रहा है, उस वेस्ट को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, कहाँ जा रहा है वो।
ये वन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स है जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन के अंदर आता है। दो होते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक है। उसके अंडर एक ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। हाउ सिटीज़ आर गिवन रेटिंग, सिटीज़ को रेटिंग कैसे दे रहते हैं, क्या प्रोसेस होता है, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहली बात तो उस सिटी के लोग, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो खुद एनालाइज करते हैं, खुद वेरीफाई करते हैं पूरा असेसमेंट। फिर अगर खुद करेंगे तो हो सकता है कि भैया ये चांसेस है कि वो अपने आप को ज़्यादा रेटिंग दे दें अपनी सिटी का नाम करने के लिए। तो एक और चीज़ करती है, एक सिटीज़न ग्रुप्स का एक इन्वॉल्वमेंट किया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इनको वेरीफाई करता है। इसके बाद थर्ड वेरिफिकेशन जो होता है, थर्ड क्यों, पहले वेरिफिकेशन तो खुद करेंगे, सेकंड एक इन सिटीजन्स का एक ग्रुप करेगा, थर्ड कौन करेगा, एक कमेटी होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से बन के आएगी, वो इसका थर्ड लेवल पे वेरिफिकेशन करेगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इन स्टार रेटिंग्स के कारण क्या होता है ना, एक स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब होता है, सर्वेक्षण मतलब सर्वे, स्वच्छता के रिगार्डिंग जो सर्वे होता है, उससे स्वच्छ भारत मिशन आपको पता होना चाहिए 2014 से 2019 के लिए लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2019 में क्या था, महात्मा गांधी जी की 150th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, तो ये 5 साल का टारगेट था हमारा, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सैनिटेशन के। मिनिमम स्टैंडर्ड मतलब इतना तो होना ही चाहिए, देखो भैया कि नालियाँ आपकी साफ़ हो, आपका जो वहाँ सिटी के अंदर लोकेलिटी में डस्टबिन्स वगैरह हो, ई वेस्ट आप कैसे मैनेज कर रहे हो, प्लास्टिक में वेस्ट का क्या किया जा रहा है। अगर मैं एक पर्सनल अपनी रिकमेंडेशन दूँ, यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया के अंदर हम लोग ये इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है ना, इसको इंटरनल कर दें, यानी कि अंडरग्राउंड कर दें। प्लस में जो नालियाँ वगैरह होती है ना, अगर इनको हम लोग कवर कर दें ना ड्रेनेज वगैरह को, तो इंडिया के अंदर वैसे ही 70% क्लीननेस आ जाएगी। कुछ तो ये तारों वगैरह के कारण ना इतनी गंदगी दिखाई देती है ना, इतना सब उलझा उलझा दिखाई देता है। खैर वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जो रेटिंग होती है ये सिटी लेवल के ऊपर कंडक्ट की जाती है, तो इससे प्रोसेस जो होता है वो ईजियर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सिटीज़ के अंदर क्या होता है, इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंटली होती है, यानी कि लगातार बढ़ती रहती है। अब ये वाले जो प्रीलिम्स के लिंक हैं इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, कुछ लोग तो भाई पर्सनली भी पहुँच गए थे, पता नहीं कहाँ से टेलीग्राम से नंबर निकाल लिया था। उन्होंने भी मुझे पर्सनली बोला कि मैं इसको डिस्कस कर ही करूँ। अरे यार आप लोग पर्सनली इतना मत पहुँचा करो, मतलब कमेंट में ही बता दिया करो, तो दूसरे लोग भी देख लेते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ कुछ सजेशंस जा रहे हैं। ऐसे ग्रुप पे इतना पता नहीं कैसे बड़े शातिर लोग हो यार। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे क्या होता है और इसे कंडक्ट कौन करता है, कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। होता क्या है, सिटीज़ के, इंडिया की कुछ सिटीज़ थी, 141 सिटीज़ की रेटिंग की गई थी कि उनका गार्बेज का मैनेजमेंट कैसा है, प्लास्टिक मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, क्लीननेस है कि नहीं है, ये रिवीजन हो जाएगा। SBM अर्बन वर्सेस SBM रूरल क्या होता है, SBM अर्बन होता है जो सिटीज़ में होता है, इसके अंदर जो मेजर इसका मोटिव होता है वो हमने ऊपर देख भी लिया है, ठीक है ना, किस तरीके से। एक बात और इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि अर्बन के अंदर एक इनका जो टारगेट है ना वो ये है कि 100% सॉलिड वेस्ट में साइंटिफिक मेथड हो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के, ये इनका एक टारगेट है अर्बन के अंदर। और ओपन डेफिकेशन फिर तो दोनों में कॉमन है, ये रूरल के अंदर भी और अर्बन के अंदर भी, कि ओपन डेफिकेशन होना चाहिए, कंप्लीट फ्री होना चाहिए इंडिया। सिटीज़ विद 5 स्टार रेटिंग 6 सिटीज़ हैं, 6 सिटीज़ के नाम हम लोगों ने अभी अभी लिए थे, देख लो कहाँ गया, है भी कि नहीं, अरे 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 हाँ ये रहा, ये वो 6 सिटीज़ हैं, अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर और नई मुंबई, ठीक है। क्विक रिवीजन हो रहा है आपका, सुनो इसको। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं SBM रूरल के, SBM रूरल के ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, रूरल में ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। मेथडोलॉजी क्या यूज़ की रेटिंग करने की, स्टार की 3 स्टेप्स में की है, 3 लेवल का वेरिफिकेशन है, पहला सेल्फ के ऊपर है, फिर सिटीजन्स के ग्रुप हैं, फिर एक कमेटी जो MOHUA की वो करेगी। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉटर ओशियंस स्पॉन सुपर साइक्लोन्स। सुपर साइक्लोन्स इज़ द वर्ड हेयर, क्योंकि अभी आपको पता है कि एम्फान जो साइक्लोन आया हुआ है बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसके कारण बहुत सारी तबाहियाँ हो रही है। इसके बारे में जानते हैं। सुपर साइक्लोन एम्फान दैट इज़ बैरलिंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, बैरलिंग का मतलब होता है तेज़ रफ्तार से बढ़ना, तेज़ गति से बढ़ना, वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है जो कि बे ऑफ बंगाल में आया है, कब से लेके, जो सुपर साइक्लोन आया था 1999 का, वो ओडिशा में आया था 1999 के अंदर। कहा जाता है कि उसके अंदर कुछ 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, और उसका स्पीड उसकी कहीं अराउंड 261 किलोमीटर पर आवर्स तक की थी। देखो सुपर साइक्लोन कब डिक्लेयर किया जाता है, इनकी ना रेंज के हिसाब से इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, लो प्रेशर, डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। फिर सबसे ऊपर सुपर साइक्लोन होता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है ना वो आई थिंक कुछ 221 समथिंग करके उठती है, 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लस और अबव जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सुपर साइक्लोन होते हैं। तो जो एम्फान है ना, ये सुपर साइक्लोन की तरह ही है,
ऑल राइट। दैट रेवेज्ड पैराडीप इन ओडिशा। पैराडीप आपको पता होना चाहिए, ओडिशा के अंदर एक सी पोर्ट सिटी है, वहाँ पर वो आया था 1999 के अंदर। तो साइक्लोन एम्फान है, ये इंटेंसिफाई हुआ है कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक। इंटेंसिटी की कैटेगरीज होती है, 18 घंटे के अंदर ये इंटेंसिटी जो इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो इतना क्विक जो इवोल्यूशन हुआ है बहुत अनयूजुअल सा है। इतना क्विक इवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होता है, हुआ है तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स इन बे ऑफ बंगाल मे बी वेटिंग द सुपर साइक्लोन्स एंड द लॉकडाउन इनडायरेक्टली मे हैव प्लेड अ रोल। जो वेटिंग वर्ड का मतलब वही होता है तेज़ी से। जो ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल से हाई है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लॉकडाउन ने भी कोई रोल अपना प्ले किया होगा, क्योंकि सी के अंदर मूवमेंट बंद है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद है, तो टेम्परेचर, पॉल्यूशन नहीं है तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ ही है, कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होता ही है। साइक्लोन्स जो होते हैं ना जनरली जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, जो ओशन सरफेस जो होता है ना, वार्म ओशन सरफेस, उसके ऊपर जो हीट और मॉइस्चर होती है ना, वहाँ से साइक्लोन की एनर्जी जनरेट होती है। इस साल बे ऑफ बंगाल के अंदर जो ये समर टेम्परेचर था ना वो ज़्यादा हो गया था, तो रिसर्चर्स ने वार्न भी किया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स का एमिशन है ना वो हीटअप करता है ओशियंस को। लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, एमिशंस वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज़ के और व्हीकल वगैरह के, वो हैं, वो कम हो गए हैं, ठीक है, और एरोसॉल्स कम हो गए हैं, जैसे कि ब्लैक कार्बन वगैरह। ब्लैक कार्बन का काम क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को और हीट को सरफेस से दूर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये तो होगा कि कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक कैसे हुआ है, लेकिन जनरली एक साइक्लोन के फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। लार्ज सी सरफेस होता है जिसका टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये एक इनर्शियल फोर्स होती है मूवमेंट के लिए। इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स। साइक्लोनिक वॉर्टेक्स मतलब भवंडर होता है ना, जैसे उसको क्रिएट करने के लिए कोरियोलिस फोर्स का एग्जिस्ट करना उस जगह के ऊपर मोर देन इनफ होता है। कुछ स्मॉल वेरिएशन होती है वर्टिकल विंड स्पीड में, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होता है, वहाँ पर उस टाइम पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ये कुछ 5 फैक्टर्स है, ये आपको पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये सुपर साइक्लोन है। ज्योग्राफी के अंदर मेंस में इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो मेंस में आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आपने ज्योग्राफी प्रिपेयर किया तो आपको ये एनीवे मालूम ही होंगे। अरेबियन सी के अंदर कंपैरेटिवली साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स वगैरह जो होते हैं बे ऑफ बंगाल से कम आते हैं, क्यों? टेम्परेचर इज़ द रीज़न, सैलिनिटी इज़ द रीज़न, लोकेशन और मूवमेंट, 4 फैक्टर्स हैं। देखो बन गया ना मीन्स का क्वेश्चन। हाउ कैन यू कि इवेल्युएट करो, डिस्कस करो दैट अरेबियन सी इज़ कंपेरेटिवली लेस प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देन बे ऑफ बंगाल। बस अब उसमें आपको नीचे सारे एक्सप्लेनेशन देने, एग्जाम्पल देने होंगे दुनिया भर के, ये मीन्स का क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो हॉटर है, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है अरेबियन सी से। हॉट वाटर टेम्परेचर जो होता है एक बेसिक क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट और इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स के लिए। सेलिनिटी, अरेबियन सी की जो सेलिनिटी है वो बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा है, तो इट इज़ ईजियर टू हीट एंड साइमल्टेनियसली इवेपोरेट वाटर हैविंग लो सेलिनिटी। बे ऑफ बंगाल की जब सेलिनिटी हाई होगी, वो टेम्परेचर हाई होगा, सेलिनिटी लो होगी, तो वाटर भी ईजिली इवेपोरेट करेगा ना वहाँ से। लोकेशन, टाइफून्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर और इन्फ्लुएंस करते हैं साइक्लोन्स को जो कि बे ऑफ बंगाल में होते हैं, लेकिन अरेबियन सी के केस में ऐसा नहीं होता है। स्पेशली अरेबियन सी के केस के अंदर आईएमडी ने ये बोला था कि जो ओरिजिनेट करते हैं इसमें अरेबियन सी के अंदर, उनकी मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं उधर ईरान, इराक, सीरिया उस तरफ को मूव करने लगते हैं। हालांकि वहाँ तक शायद पहुँचते नहीं होंगे, ये कोस्ट के पास ही पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ इतना इंटेंसिफाइड नहीं आते कभी भी अरेबियन सी के अंदर। बे मतलब बंगाल की जो खाड़ी। अच्छा, इसको बे क्यों बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? तो बंगाल का वो रीजन हो गया तो बंगाल नाम है, लेकिन बे मतलब बोलते हैं खाड़ी हो। अगर आप इस ओशन वाटर को रिमूव कर दो ना कुछ देर के लिए और इसकी शेप देखो पूरे की पूरे की, वहाँ अंडरग्राउंड शेप क्या है, तो एक खाड़ी की शेप में है पूरा का पूरा जो एरिया है ना, बहुत बड़े गड्ढे की तरह की शेप में है। ऐसा नहीं कि वो प्लेन सरफेस है, वो एक खाड़ी की तरह है, इसलिए उसको बे ऑफ बंगाल बोला गया है। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर रेनफॉल भी होती रहती है और फ्रेश वाटर का भी इनफ्लो हो रहा होता है गंगा से, ब्रह्मपुत्र से। तो ये जो फ्रेश सरफेस वाटर जो होता है ना, ये रिफ्रेश हो रहा होता है, तो मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द वार्म वाटर टू मिक्स विद द कूलर वाटर बिलो। इसलिए जो वार्म वाटर ऊपर सरफेस पे होता है ना, वो नीचे वाले कूल के साथ मिल नहीं पाता क्योंकि बार बार मिक्स हो रहा होता है, तो डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए टेम्परेचर वगैरह का डिफरेंस क्रिएट होता है कहीं ना कहीं, और ये साइक्लोन को निमंत्रण देता है। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।
अरे ये क्वेश्चन तो हमारे रह ही गए, चलो इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेसिस ऑफ साइक्लोन्स? कौन से फैक्टर्स हैं? ये 5 फैक्टर्स हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किए थे ना, यही 5 फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लोन के जेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो एक तो पहले ये जान लो कि WMO जो होता है ना, ये वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें की जाती हैंगी। साइक्लोन जो है ये इंडियन ओशन के अंदर, अरेबियन ओशन में बोला जाता है। टाइफून बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन होता है ना, वहाँ पर बोला जाता है इसको। और हरिकेन इसको बोला जाता है अटलांटिक ओशन वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एशियन रीजन है ना, यहाँ पर कुछ 2000 में एक एग्रीमेंट हुआ था WMO के अंडर में, जहाँ पे कुछ 8 कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि वो 8 नाम देंगी इनके ओशंस, ये साइक्लोन वगैरह के। तो उसमें हर एक कंट्री ने 8 नाम दे दिए थे उस लिस्ट के अंदर, 8 इंटू 8 64। उसमें एम्फन जो है ना, वो इंडिया का दिया हुआ नाम है, लास्ट नेम है उस साइक्लोन को दिया हुआ। तो अब इसके बाद जो ये लिस्ट दोबारा बनी है अप्रैल में 2020 में ही रिसेंटली बनी है, और इसमें अभी टोटल 13 कंट्रीज़ है, कुछ कंट्रीज़ और ऐड हो गई, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, ओमान, मालदीव्स, ये सब कंट्रीज़ के पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी नेमिंग वगैरह की जाती है, क्योंकि साइक्लोन का क्या होता है ना कि इंडिया के पास अभी ये आ रहा है, एम्फान आ रहा है, इंडिया वाले इसको कोई नाम दे देंगे, बांग्लादेश कोई नाम दे देगा, तो फिर क्या कन्फ्यूजन होती है। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी डील करना पड़ता है, सिर्फ नेशनली डील नहीं करना पड़ता ना, तो इसलिए नेमिंग की जाती है इनकी। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, क्वेश्चन क्या है? वाई मोर साइक्लोन्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? इसका तो पता ही है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और ये कंपैरिजन करते हैं अगर अरेबियन सी से, तो वहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा है, सैलिनिटी कम है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो पानी आता है उसके कारण फ्रेश वाटर आता रहता है। वाटर जो होता है, हॉट वाटर नीचे जा नहीं पाता, कूल से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए। व्हाट इज़ कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ना यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखना, बायजूस की है, 2-3 मिनट की वीडियो है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर से मैं आपको बता ज़रूर देता हूँ, कोई भी बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना, रोटेशनल मूवमेंट होता है, तो उसके रिलेटिव में जो दूसरी बॉडी होती है ना, वो अपनी पाथ को चेंज कर लेती है। साइक्लोन्स का भी यही होता है। अर्थ की रोटेशन को देखते हुए साइक्लोन का जो पाथ होता है ना, वो थोड़ा सा कर्व बन जाता है। अभी डिपेंड करता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो से अच्छा समझ में आएगा, मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट से फिर बोल के समझा पाऊँगा, आपको किसी को समझ में नहीं आएगा। गूगल पे भी करोगे ना, गूगल मत करना, यूट्यूब पे जाना, 2-3 मिनट की वीडियो देख के समझ जाओगे। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। स्पेशली जब कोई टेम्परेचर प्रोसेस हो रहा होता है ना, टेम्परेचर ऊपर नीचे चेंज होने का, उस टाइम पे कोई भी बॉडी जब एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है, फिर एब्जॉर्ब कर रही होती है ना, उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग अपने चलते हैं, जो कि है इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, वैप। कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान इंडिया और US एक वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, मतलब मिलकर काम करेंगे। किसके ऊपर? वैक्सीन को डेवलप करेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे कैंडिडेट्स के ऊपर, और उसको फिर डायग्नोज करेंगे कोविड-19 को देखते हुए। इसका बैकग्राउंड क्या है? US ने ऑलरेडी अनाउंस किया था डोनेशन 2200 वेंटिलेटर्स का इंडिया को, जो कि दे भी चुका है। और जो वेंटिलेटर्स हैं ये पे किए जाएंगे जो US की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, USAID, USAID, एड मतलब सपोर्ट, ये 5.9 मिलियन की जो फंडिंग अनाउंस की गई थी ना, उसमें से ये है, उसी में से ये फंड दिया जाएगा। US का जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने कहा था कि वो सेपरेटली इंडिया को फंड देगा $3.6 मिलियन का, ताकि किस चीज़ के लिए? कोविड-19 के पैंडमिक को प्रिवेंट करने के लिए, कुछ तैयारियां करने के लिए, जो भी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ होती है इंडिया के अंदर, उन सब के लिए। और ये इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसी के कोलैबोरेशन में है ये। अब ये वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में जान लेते हैं। इंडिया US का बायलेटरल प्रोग्राम है। बायलेटरल का मतलब होता है 2 साइडेड, लेटरल मतलब साइड होता है, बाई मतलब 2, यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइडेड प्रोग्राम होता है। ये सपोर्ट करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि न्यू और इम्प्रूव्ड वैक्सीन की रिगार्डिंग होती हैं। फोकस इसका है कि ये डिज़ाइन करेंगे, लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च को डिस्कस करेंगे, आपस में इवेल्यूएट करेंगे, कैंडिडेट्स के ऊपर वैक्सीन की टेस्टिंग करेंगे, क्लिनिकल डेवलपमेंट करेंगे, वैक्सीन की क्वालिटी का कंट्रोल किया जाएगा, फिर डिलीवरी कैसे करनी है उस सब पे ध्यान दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, कब से? 1987 से। उस टाइम पे कौन थे? गांधी एंड रीगन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ था। रीगन वॉज रोनाल्ड रीगन, ये 40th प्रेसिडेंट थे US के उस टाइम पर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेजर प्रोजेक्ट्स जो इनिशिएट किए गए हैं ना VAP के अंदर, वो बेसिकली रोटा वायरल डायरिया था, डेंगी हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, TB, मलेरिया, टाइफाइड, ई कोली, लेशमेनियासिस, न्यूमोकोकल, HIV एड्स एट्सेट्रा, इन सब में हुआ था। इन सब के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, 2-4 के नाम रखो, ये कभी कहीं भी किसी भी वे में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आपको अगर लिखना पड़ जाए मेंस के अंदर, तो आप जितने ज़्यादा याद कर सकते हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। 25 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को। DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सेलिब्रेट की थी सिल्वर जुबली VAP की रिगार्डिंग सितंबर 2012 के अंदर।
बात कर लेते हैं इन प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस क्या होता है वैक्सीनेशन के, डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो, वैक्सीन आप कब देते हो? वैक्सीन आप तब देते हो जब आपको कोई बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इंजेक्ट करते हो वैक्सीन, और तब बॉडी के अंदर जाके इम्यूनाइजेशन स्टार्ट होता है, इम्यूनिटी बननी स्टार्ट होती है, इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स आने स्टार्ट होते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन सेल्फ होता है, सेल्फ डेवलप्ड होता है, बॉडी अपने आप बनाती है। इम्यूनाइजेशन के 100% रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो सेल्फ नेचुरल होता है। वैक्सीन के कारण क्या होता है ना कि चांसेस कम होते हैं। क्यों? देखो, आप वैक्सीन बनाते हो उसमें क्या होता है ना, सपोज आपको डेंगू हो रहा है, जो डेंगू की जो वैक्सीन बनेगी ना, डेंगू की वैक्सीन में क्या होगा कि उसी पर्टिकुलर माइक्रोब के जो जिसके कारण डेंगू होता है ना, उसका एक छोटा प्रोपोर्शन लिया जाएगा, ठीक है, और उस छोटे प्रोपोर्शन के आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। तो आपकी बॉडी उसके छोटे से प्रोपोर्शन को डिटेक्ट करेंगी, एंटीजेंस डिटेक्ट करेंगे, और वहाँ से फिर एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट होंगी। ये होता है वैक्सीन के अंदर। तो क्या ये फेल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल फेल हो सकता है। क्या यहाँ के इसमें वो म्यूटेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसी कारण आज तक हम लोग कॉमन कोल्ड की कोई वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, क्योंकि कॉमन कोल्ड का जो माइक्रोब होता है ना, वो बार बार म्यूटेट कर जाता है। नेक्स्ट हमारा गैवी अलायंस। गैवी अलायंस को हम लोग गैवी द वैक्सीन अलायंस भी बोलते हैं। ये एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप होती है। जनरली इसका गोल है कि ये पुअर कंट्रीज़ के अंदर इम्यूनाइजेशन का जो एक्सेस है उसको इंक्रीज़ कर दे। 2000 में इसको फॉर्म किया गया था और इसके हेडक्वार्टर वहीं जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। यार ये जेनेवा में बड़े हेडक्वार्टर्स हैं यार, जाना पड़ेगा कभी। उसके बाद बात कर रहे हैं यूएस एड क्या है। यूएस एड आपको पता होना चाहिए। एड मतलब हेल्प। यूएस की एक और ये एक डिपार्टमेंट है जो फॉरेन कंट्रीज़ को सिविल एड्स प्रोवाइड करता है या फिर कोई डेवलपमेंटल असिस्टेंस देनी होती है वो प्रोवाइड करता है। 1961 से ये बना हुआ है, और पहले इसका नाम कुछ और था। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? अभी मैंने आपको इसमें बताया था वैक्सीन के अंदर, जब भी कोई बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब आता है, फॉरेन माइक्रोब जिसका पहले से बॉडी को अंदर पता नहीं होता है, बॉडी के सेल्स की मेमोरी में नहीं होता है, तो एंटीजन एक पर्टिकुलर होते हैं। वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ आई है बॉडी के अंदर। वो चेक करेंगे, फिर वो बताते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि इस टाइप की कोई बॉडी वगैरह आई है आपके पास, इसका अगर वो एंटीबॉडी है तो आप भेजो। फिर एंटीबॉडीज़ आती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? वाई कलर एक शेप होती है सेल की, वाई शेप के सेल होते हैं। ये ऐसे ऐसे होते हैं एंटीबॉडीज़। ये क्या करते हैं, वो माइक्रोब के आके चिपक जाते हैं, तो माइक्रोब यहाँ पे आके इनका चिपक जाएगा, जो भी एक्सटर्नल माइक्रोब होता है। तो एंटीबॉडीज ऐसे उसके चिपक के उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या फिर उसको उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको इनटेक कर लेती हैं। एंटीजेंस का भी यही काम होता है। तो दोनों मिल के काम करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। राजीव गांधी न्याय योजना। न्याय मतलब जस्टिस, योजना इज स्कीम पॉलिसी। राजीव गांधी न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। क्यों? टू इंश्योर मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी। कम से कम जो रोज़ वो इनकम है वो अवेलेबल कराई जाए। किसको? फार्मर्स को। कहाँ पर? स्टेट में, छत्तीसगढ़ में। किसके थ्रू? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। ये जो स्कीम है फॉर्मली लॉन्च की गई है, ताकि फॉर्मली लॉन्च 21 मई को होगी, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी है उस दिन। फॉर्मर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, देखो ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इसमें। जो भी आपका रजिस्टर्ड एरिया है ना, वो चेक किया जाएगा, ठीक है। खरीफ क्रॉप का सीज़न 2019 का, पिछले साल जो गर्मियों के सीज़न में जितना आपका एरिया था ना, उस एरिया के साइज़ के हिसाब से आपको पर एकड़ 10,000 रुपये मिलेंगे। आपके पास 5 एकड़ है, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप सच एज पैडी, यानी कि जो अपना चावल होता है वो, मेज यानी कि वो भुट्टा वाले जो होता है, शुगर केन गन्ना, आपको पता ही है। इसमें कुछ 19 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। तो टोटल इसका बजट जो है 2020 और 21 का, इसका स्टेट का, वो कुछ 5,756 करोड़ का बजट है इसका। इसी तरीके से शुगर केन की क्रॉप के लिए भी पेमेंट की जाएगी 261 रुपीज़ पर क्विंटल। क्विंटल मतलब 100 किलो। और इंसेंटिव और इनपुट मिलाएंगे तो उसमें 93 रुपीज़ कुछ इसके हैं। तो टोटल मैक्सिमम कितना मिलेगा एक इंसान को पर क्विंटल? 355 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। विल बी मेड डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द शुगर परचेज्ड बाय कोऑपरेटिव मिल्स इन द क्रशिंग ईयर। 2019-20 का जो डेटा है ना उसको यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से पैसा देंगे, इस साल के हिसाब से नहीं, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर कुछ 34,000 के आसपास फार्मर्स हैं स्टेट के, उनको कुछ 73 करोड़ कुछ रुपए टोटल मिला के इतने करोड़ रुपए हैं। कितने लोगों को जाएंगे? 34,000 कुछ लोगों को। 4 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट तो 21 मई को ही चली जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट का जो टोटल खर्चा है वो 18,000 करोड़ समथिंग है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड इंसेंटिव मनी। आउटस्टैंडिंग बोनस जो है
जो कि 50 रुपये पर क्विंटल के बेस पे जो क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज़ की गई थी ना कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ में 2018-19 में, 18-19 के हिसाब से भी आपको मिलेगा, उसमें 50 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। अरे इसके क्वेश्चन तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ सोलर मिनिमम एंड व्हाई इज़ इट हैपनिंग नाउ। सोलर मिनिमम क्या है, अभी क्यों हो रहा है। कहा जा रहा है कि सन जो है अभी सोलर मिनिमम में जा रहा है और इससे सनशाइन रिसेशन का पीरियड आता है। सन स्पॉट्स जो होते हैं वर्चुअली विजिबल होना बंद हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि ऑलमोस्ट 100 डे इस साल सन स्पॉट्स दिखाई ही नहीं दिए थे, 100 दिनों से सन स्पॉट दिखाई ही नहीं दे रहे। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं। सोलर मिनिमम क्या होता है और ये अभी क्यों हो रहा है। सन का एक साइकिल है जो कि कुछ 11 साल के आसपास, जैसे अर्थ का साइकिल क्या है 365 दिन का है एक रिवोल्यूशन का, उसी तरीके से सन का जो साइकिल है वो क्या है, एक इसका मिनिमम वाला सन मैक्सिमम सन मिनिमम वाला वो क्या है 11 दिन का। फोटो में अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऊपर ये पहले वाली जो फोटो है सोलर मैक्सिमम है, ये दूसरी वाली है सोलर मिनिमम है। इस मिनिमम का अभी पीरियड, अभी हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पर ये सन स्पॉट दिख रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ये यहाँ पर नहीं विजिबल है, तो इसी को सोलर मिनिमम बोला गया है। हर 11 साल के अंदर सन स्पॉट्स जो होते हैं फेड अवे हो जाते हैं, एक रिलेटिव काम पीरियड होता है, इसी को सोलर मिनिमम का नाम दिया गया और एक रेगुलर पैट चलता रहता है ये। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, जो इंटेंस एक्टिविटी होती है ना जैसे सन स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर, वो सडनली कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सन जो है वो डल बन जाएगा, नहीं, सिर्फ सोलर फ्लेयर और जो सन स्पॉट होते हैं वो कम हो जाते हैं। सोलर एक्टिविटी होती है वो सिंपली चेंज करती है अपनी फॉर्म, जैसे कि सोलर मिनिमम के अंदर हम देखेंगे कि लॉन्ग लिव्ड कोरोना होल्स भी हमको दिखाई देते हैं उसके अंदर, कोरोनल होल्स। बट इससे क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस में, क्योंकि जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो वीकन करती है, प्रोवाइड करती है लेस शील्डिंग फ्रॉम दीज कॉस्मिक रेज। जो कॉस्मिक रेज आ रही होती है उनको सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, तो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ थोड़ी सी मेंटेन रहती है। लेकिन जब ये कम हो जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स को थोड़ा सा हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स, हम लोगों ने डिफाइन कर ही दिया। सोलर फ्लेयर्स बेसिकली बहुत इंटेंस रेडिएशंस होती है जो सन से निकलती हुई है, या आप लोगों ने पिक्चर में देखा है, मतलब एक आग की लपट से निकलती है, उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं। सन स्पॉट्स हमने बात कर ली है। सोलर फ्लेयर जो होती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अफेक्ट करती हैं। देखो एक ना अर्थ का जो सपोज ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूँ कुछ निकल रहा होता है ऐसे घुमावदार सा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सन है, सर का सोलर फ्लेयर जो होता है ना वो इसको इम्पैक्ट करके ना इसकी शेप को चेंज कर देता है। कैसी शेप करता है, अब मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ। ये अर्थ थी, अब इसकी जो शेप बन जाती है ना वो ऐसी सी बन जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। क्यों, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा सोलर फ्लेयर आ रहा होता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की शेप कुछ ऐसी सी बन जाती है। तो इस तरीके से सोलर फ्लेयर जो है ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा चेंज करके रखता है। सन का 11 साल का साइकिल अभी तो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे स्पीशीज इन TATR। TATR क्या है, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है ये, चंद्रपुर में है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और एक न्यू प्रे एंड प्रेडेटर एस्टिमेशन किया गया है, काउंटिंग की बात की जा रही है इसमें। TATR में 115 टाइगर देखे गए हैं, 151 लेपर्ड्स, 1727 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, और थोड़ा सा उसका एडिशनल एरिया है वहाँ पर। एक एस्टिमेशन की गई थी जो कि लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स एंड को प्रेडेटर्स और प्रे स्पीशीज़ की TATR के अंदर। की फाइंडिंग्स क्या थी, ऑल द नंबर ऑफ टाइगर्स अपीयर टू बी अप एज़ कम्पेयर टू 2018। पॉपुलेशन डेंसिटी में एक डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन की डेंसिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर एरिया में, लेकिन काउंट जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ, यानी कि दीज एनिमल्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेंसिटी तो डिक्रीज़ हो रही, मतलब एक जगह से थोड़ा सा मूवमेंट देखा गया है, लेकिन क्यों क्या कहते हैं वो काउंट जो है उनका वो ऊपर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कवरेज ऑफ मोर एरिया दिस ईयर। इस साल इन लोगों ने एस्टिमेशन का जो एरिया है ना वो भी ज़्यादा कवर किया है। ओवरऑल जो टाइगर काउंट है ना चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो 200 है, जो कि 2/3 है, यानी कि टोटल 300 हैं स्टेट के अंदर, 200 तो सिर्फ चंद्रपुर में है। अब TATR क्या है, ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, 1995 में क्रिएट किया गया था। इसके अंदर टडोबा नेशनल पार्क है और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों इंक्लूडेड हैं। टडोबा जो वर्ड है ना ये एक गॉड टडोबा है, और तारू भी बोलते हैं, ये ट्राइबल गॉड थे जो कि डेंस फॉरेस्ट में रहते थे टडोबा के। और अंधेरी इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर अंधेरी रिवर वो फ्लो करती है फॉरेस्ट में से।
जो टडोबा रिजर्व है ना, वो चिमूर हिल्स के अंदर, वो कितने सारे नाम आ गए, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसमें से प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है, बहुत खूबसूरत सा। ठीक है, चिमूर हिल्स की बात की जा रही है, फिर अंधेरी सेंचुरी को भी कवर करता है टडोबा रिजर्व, मोहारली और कोलसा रेंजेस को भी कवर करता है, ये सारे नेम प्रीलिम्स में आ सकते हैं। थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं प्रीलिम्स के अंदर। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जो 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला था गवर्नमेंट ने 5 ट्रेंचेस के अंदर, उसमें एक में इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी थी। उसके बाद इन्होंने एक और अपडेट दिया जिसमें माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन चेंज करेंगे। क्या डेफिनेशन चेंज की इन्होंने? इन्वेस्टमेंट जिसकी 1 करोड़ की है और टर्नओवर 5 करोड़ का है, उसको माइक्रो का नाम दे दिया है, और जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, उसको स्मॉल का नाम दे दिया गया है। डेफिनेशन में चेंज किया, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में कितना अमाउंट था उसको चेंज किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास क्या है? एचआरडी ने डेवलप किया एक ऐप जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉक टेस्ट ले सकते हैं, किसके? जेई मेन के, नीट के और एनटीए के पर भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, उन्होंने डेवलप किया है। यहाँ पर ख़त्म होती है आज की न्यूज़। विजन की मंथली कंपैरिजन जरूर देख लेना, मुझे कुछ कमेंट करके बताना कोई इंप्रूवमेंट करता हो तो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन की भी जल्दी बना के अपलोड करूँगा। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।